नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद PN लोधा। साथियों, शिक्षक भर्ती 2022 परीक्षा के लिए चाहे वो सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती हो, फर्स्ट ग्रेड शिक्षक भर्ती हो, रीट एग्ज़ाम हो या फिर थर्ड ग्रेड का मुख्य एग्ज़ाम हो, साथियों इन सभी के लिए बेहतरीन वीडियो है क्रियात्मक अनुसंधान टॉपिक से, जो आपके इन सभी भर्तियों में है और 30 बेहद ही उपयोगी प्रश्न आज हम हल करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। देखिएगा, अगर आप इन 30 प्रश्नों को कर लेते हो तो यकीन मानिए क्रियात्मक अनुसंधान टॉपिक लगभग 95% आप क्लियर कर लोगे साथियों। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। क्रियात्मक अनुसंधान के प्रवर्तक है स्टीफेन एम कोरे, डेविड वार्डिंग, कीथ एचिसन और कोलियर एवं लेविन। तो मित्रों, राइट आंसर बताइए, क्रियात्मक अनुसंधान के प्रवर्तक किसे कहा जाता है? मित्रों, राइट आंसर है स्टीफेन एम कोरे को क्रियात्मक अनुसंधान का जनक या प्रवर्तक कहा जाता है। आपका प्रथम विकल्प यहां पर सही है। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 2। क्रियात्मक अनुसंधान में शोध किया जाता है छात्रों द्वारा, वैज्ञानिकों द्वारा, विद्यालय से संबंधित कर्मचारियों द्वारा और उपयुक्त सभी। तो मित्रों देखिए, जो क्रियात्मक अनुसंधान है, अगर उसमें शोध की बात करें तो शोध उसमें विद्यालय से संबंधित जो कर्मचारी होते हैं उनके द्वारा ही किया जाता है। शैक्षिक प्रशासक भी आप उसको कह सकते हो, जैसे अध्यापक हुए, प्रधानाध्यापक हुआ या अन्य कोई शैक्षिक कर्मचारी हुआ, इन सभी के द्वारा क्रियात्मक अनुसंधान में शोध किए जाते हैं। नेक्स्ट साथियों, प्रश्न संख्या 3 है। NCERT द्वारा क्रियात्मक अनुसंधान की प्रथम पुस्तक रिसर्च इन एजुकेशन की रचना कब की गई? 1960 में की गई, 1958 में की गई, 1963 में की गई और 1965 में की गई। तो देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन में एक छोटा सा लॉजिक है साथियों। अगर आप लॉजिक को पकड़ लेते हो तो बड़ी ही आसानी से इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हो। देखिए, तीसरे प्रश्न का सही उत्तर देखिए तो विकल्प नंबर जो 3 है आपके 1963, ये ही प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर है। चूँकि NCERT की स्थापना ही 1961 में हुई थी, तो NCERT द्वारा साथियों यहाँ पर NCERT बनेगी, उसके बाद में ही तो पुस्तक का निर्माण करेगी। अतः यहाँ पर 1963 वाला विकल्प सही है। बाकी जो 60, 58 और 55 वाला विकल्प है, ये तो 61 से पहले के हैं, अतः ये विकल्प सही हो ही नहीं सकते हैं। तो तीसरे प्रश्न में आपके तीसरा ही विकल्प सही है। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान में अंतिम पद कौन सा है? क्रियान्वयन, मूल्यांकन, उपकल्पनाओं का निर्माण और निष्कर्षों की जांच। साथियों, अंतिम पद अगर बात करें अंतिम पद की, तो अंतिम पद होता है निष्कर्षों की जांच। निष्कर्षों की जांच का मतलब है कि जो निष्कर्ष अपन ने निकाले हैं क्रियात्मक अनुसंधान करके, उनकी जांच करना कि वो उपयोगी है, नहीं है, सही भी निकले या नहीं निकले, कितना लाभदायक है, सभी चीज़ें, ये इसका अंतिम पद माना जाता है। चौथा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 5, क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो कथन सही नहीं है वो बताइए। उपभोक्ता ही अनुसंधान करता है, समस्याओं का हल जल्दी प्राप्त हो जाता है, समस्याओं का अभ्यास में ले आया जाता है और उसका मूल्यांकन नहीं किया जाता है, और इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों, इसका राइट आंसर है तीसरा विकल्प। ये क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व के बारे में सही नहीं है कि हल अभ्यास में तो लाया जाता है और उसका मूल्यांकन नहीं किया जाता है। ये कथन क्या है? असत्य है साथियों। तो तीसरा विकल्प आपका सही है इसमें। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। क्रियात्मक अनुसंधान में क्रियात्मक उपकल्पनाओं के निर्माण समस्या के कारणों पर आधारित होता है। जो क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण किया जाता है वो समस्या के कारणों पर आधारित होता है, या फिर किसी तर्क युक्त विवेक पर आधारित होता है, या उनका सांख्यिकीय सत्यापन किया जा सके, या क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण ही नहीं किया जाता है। तो मित्रों, राइट आंसर है क्रियात्मक अनुसंधान में जो क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण किया जाता है वो समस्या के कारणों पर आधारित होता है। जो समस्या होती है उसके जो कारण हैं उस पर आधारित उपकल्पनाओं का निर्माण किया जाता है।
तो आपका प्रथम विकल्प सही है। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है ये उपकल्पनाओं का निर्माण, याद रखना इसको। प्रश्न नंबर 7, क्रियात्मक अनुसंधान मौलिक अनुसंधान से भिन्न है क्योंकि यह शैक्षिक प्रबंध को एवं प्रशासकों द्वारा किया जाता है, शोधकर्ताओं द्वारा किया जाता है जिनका विद्यालय से कोई संबंध नहीं होता है, यह प्रमाणीकृत उपकरणों पर आधारित होता है और यह न्यायदर्श पर आधारित होता है। तो साथियों देखिए, क्रियात्मक अनुसंधान मौलिक अनुसंधान से भिन्न है क्योंकि यह शैक्षिक प्रबंधकों और प्रशासकों द्वारा किया जाता है और मौलिक अनुसंधान इनके द्वारा नहीं करते हैं। शैक्षिक प्रबंधक मतलब वही शैक्षिक कर्मचारी यहाँ पर आ जाते हैं। तो आपका प्रथम विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 8, क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यह अध्यापकों एवं शिक्षा व्यवसाय से जुड़े लोगों द्वारा किया जाता है, यह किसी विशिष्ट समस्या के समाधान के लिए किया जाता है, व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का कार्य इसमें किया जाता है और विद्यालय स्तर पर रोजमर्रा की समस्याओं के समाधान के लिए क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है। तो देखिए साथियों, इसमें से आपको जो कथन सत्य नहीं है मतलब जो असत्य कथन है उसको देखना है, और अगर इसके असत्य कथन की बात करें तो इसका तीसरा विकल्प असत्य कथन है, क्योंकि इसमें व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का कार्य नहीं किया जाता, और ये क्या कह रहा है कि किया जाता है, ये गलत है, इसलिए इसका तीसरा विकल्प सही है। बाकी जो 3 यहाँ पर कथन है ये तीनों कथन सत्य है, आपका तीसरा कथन सत्य नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 देखेंगे मित्रों, क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में असत्य कथन है। यहाँ पर भी आपको सत्य कथन देखना है। क्रियात्मक अनुसंधान का सूत्रपात सर्वप्रथम अमेरिका में हुआ। क्रियात्मक अनुसंधान को शिक्षा जगत में प्रतिष्ठित करने में कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर स्टीफन एम कोरे का विशेष योगदान है। क्रियात्मक अनुसंधान शब्द का प्रथम प्रयोग स्टीफन एम कोरे ने किया। एंडरसन ने क्रियात्मक अनुसंधान के लिए 7 सोपानों को आवश्यक माना। तो देखिए साथियों, यहाँ पर आपको असत्य कथन देखना है और इसका असत्य कथन है तीसरा विकल्प, क्योंकि क्रियात्मक अनुसंधान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कोरे ने नहीं किया था, इसका तो विशेष योगदान था शिक्षा के जगत में इसको प्रतिष्ठित करने का। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कोलियर एवं लेविन ने किया था। किसने किया था? कोलियर एवं लेविन ने। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10 देखेंगे, अनुसंधान जो सामाजिक समस्या से संबंधित होता है तथा विद्यालय की जनशक्ति द्वारा विद्यालय में क्रियाकलापों के सुधार हेतु संचालित किया जाता है कहलाता है मौलिक अनुसंधान, क्रियात्मक अनुसंधान, सामाजिक अनुसंधान, और कोई नहीं लिख लो यहाँ पर, मौलिक अनुसंधान मत मानो, यहाँ पर लिख लो कोई नहीं, 2 बार टाइप हो गया वो, इसके लिए खेद है मुझे। यहाँ पर चौथा विकल्प मान लीजिए कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साथियों अब आप कौन सा आंसर लगाओगे? मित्रों यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा क्रियात्मक अनुसंधान। देखिए, विद्यालय की जनशक्ति द्वारा मतलब विद्यालय के जो शैक्षिक प्रशासक है उनके द्वारा विद्यालय में क्रियाकलापों के सुधार हेतु संचालित, तो मित्रों यही तो क्रियात्मक अनुसंधान होता है, और विद्यालय में भी सामाजिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। तो आपका दूसरा विकल्प सही रहेगा, न कि तीसरा। प्रश्न नंबर 11, क्रियात्मक अनुसंधान के कार्य क्षेत्र में शामिल नहीं है बच्चों का परस्पर झगड़ना, प्रधानाध्यापक व अन्य शिक्षकों के पारस्परिक सहयोग व संबंध, शैक्षिक सामग्री एवं उपकरणों की समस्या, प्रधानाध्यापक व शिक्षकों के परस्पर झगड़े। तो साथियों यहाँ पर देखिए, जो चौथा विकल्प है प्रधानाध्यापक और शिक्षकों के जो परस्पर झगड़े होते हैं वो क्रियात्मक अनुसंधान के कार्य क्षेत्र में नहीं आते हैं, तो चौथा विकल्प सही है। बाकी बच्चों का परस्पर झगड़ना ये भी आता है, प्रधानाध्यापक और अन्य शिक्षकों के पारस्परिक सहयोग व संबंध आते हैं, शैक्षिक सामग्री व उपकरणों की समस्या आती है, लेकिन झगड़े नहीं आते हैं। संबंध और सहयोग की बात की जा रही है, यहाँ पर जो पॉजिटिव हो वही चीज़ इसमें आएगी, नेगेटिव नहीं आएगी, शिक्षकों से संबंधित जो आपस में झगड़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12, क्रियात्मक अनुसंधान अनुसंधान का वह रूप है जिसमें अनुसंधानकर्ता अपनी समस्याओं का खुद निराकरण करता है,
जिसमें अनुसंधानकर्ता अपनी समस्या उच्च अधिकारियों के ध्यान में लाता है, जिसमें अनुसंधानकर्ता घरेलू समस्याओं का स्वयं हल निकालता है, और उपयुक्त सभी। तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर है आपका प्रथम विकल्प कि जो अनुसंधानकर्ता होता है मतलब जो शैक्षिक कर्मचारी होता है, जैसे अध्यापक हुआ, प्रधानाध्यापक हुआ, प्रबंधक हुआ या अन्य कोई कर्मचारी हुआ, वो विद्यालय में जो समस्या आती है उनका खुद ही निराकरण करता है वहाँ पर। प्रथम विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 13। तो 13वें प्रश्न में थोड़ी यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक आ गई है, लेकिन फिर भी आप समझ जाओगे। आप अच्छे इंटेलिजेंट हो तो आप इस चीज़ को याद रखें। प्रश्न नंबर 13 आता है, निम्न में से कौन सी समस्या क्रियात्मक अनुसंधान के लिए उपयुक्त नहीं है। तो जो समस्या क्रियात्मक अनुसंधान के लिए उपयुक्त नहीं है वो आपको देखना है। विकल्प है आपके सामने, हिंदी में 5वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लेख में सुधार करना, 7वीं कक्षा के विद्यार्थियों के व्यवहार पर लिखित प्रशंसा एवं मौखिक प्रशंसा के प्रभाव का तुलनात्मक अध्ययन, परंपरागत विधि के ऊपर कंप्यूटर सहायतित अनुदेशन का प्रभाव, और भूगोल के अधिगम में एटलस एवं ग्लोब का प्रयोग। तो साथियों यहाँ पर तीसरा विकल्प जो है ये क्रियात्मक अनुसंधान के लिए उपयुक्त समस्या नहीं है। आपका तीसरा विकल्प यहाँ सही रहेगा। प्रश्न संख्या 14 है, निम्न में से कौन सा शोध चरण शोध को क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है। उपकल्पनाओं का निर्माण, प्रोग्राम का क्रियान्वयन और मूल्यांकन, सामान्यकरण और शोध आकल्प का परिवर्तन। तो 14वें प्रश्न में सही उत्तर बताइए। जो शोध चरण शोध को क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है वो कौन से विकल्प में दे रखा है प्रश्न संख्या 14 में। साथियों सही उत्तर का चयन कर लेते हैं। देखिए, उपकल्पनाओं का निर्माण तो शोध में भी किया जाता है, लेकिन जो प्रोग्राम का क्रियान्वयन और मूल्यांकन है, यह जो चरण है साथियों, यह शोध को क्या बना देता है, क्रियात्मक अनुसंधान बना देता है। अतः दूसरा विकल्प आपके प्रश्न 14 में सही है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 15 की ओर। प्रश्न नंबर 15, क्रियात्मक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य है सैद्धांतिक, तथ्यात्मक, व्यवहारिक और उपरोक्त सभी। तो देखिए मित्रों, क्रियात्मक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य है व्यवहारिक। कैसा है? व्यवहारिक, मतलब व्यवहार में इसको लाया जाता है। तीसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16, क्रियात्मक अनुसंधान सीमित होता है विद्यार्थी तक, मोहल्ले तक, समाज तक और विद्यालय तक। तो साथियों जो क्रियात्मक अनुसंधान है वो सिर्फ विद्यार्थी तक ही सीमित नहीं होता है, बल्कि वो विद्यालय तक सीमित होता है। कहाँ तक? विद्यालय तक। विद्यालय के अंतर्गत विद्यार्थी आता है, और भी अन्य चीज़ें आ जाती है जो विद्यालय में समस्या पैदा करती है, तो वो भी क्रियात्मक अनुसंधान के अंतर्गत आ जाती है। इसलिए विद्यालय तक इसमें राइट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 17, क्रियात्मक अनुसंधान का मूल उद्देश्य क्या है? समस्या का समाधान ढूंढना, नवीन शोध करना, उपाधि प्राप्त करना और पुरस्कार प्राप्त करना। तो मित्रों इसका मूल उद्देश्य अगर आता है तो वो है समस्या का समाधान ढूंढना, क्योंकि इसमें समस्या आती है और उसका समाधान ढूंढने के लिए ही तो क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है। समस्या का समाधान मतलब समस्या को दूर करने के लिए। प्रथम विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 18 देखेंगे, क्रियात्मक अनुसंधान है वह अनुसंधान है जो एक व्यक्ति अपने उद्देश्यों को अधिक उत्तम प्रकार से प्राप्त करने के लिए करता है। ये परिभाषा किसने दी थी? कोठारी शिक्षा आयोग, मुदालियर शिक्षा आयोग, रिसर्च इन एजुकेशन और इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों यहाँ पर राइट आंसर है रिसर्च इन एजुकेशन के द्वारा ये परिभाषा दी गई थी। आपका तीसरा विकल्प यहाँ पर सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19 देखेंगे, निम्न में से क्रियात्मक अनुसंधान का मूल उद्देश्य क्या है? विद्यालय की कार्य प्रणाली में सुधार करना, विद्यालय का आर्थिक ढांचा सुधारना, नए सिद्धांतों की खोज करना, पुराने सिद्धांतों की व्याख्या करना। तो साथियों यहाँ पर मूल उद्देश्य अगर मैं बताऊं आपको तो मूल उद्देश्य आप बताइए पहले। बिल्कुल सही है साथियों आपका जवाब, विद्यालय की कार्य प्रणाली में सुधार करना ही इसका मूल उद्देश्य होता है। आर्थिक ढांचा सुधारना नहीं है, जो कार्य प्रणाली है, ठीक है, जो क्रिया चल रही है विद्यालय में उनमें कोई मिस्टेक आ जाती है तो उसमें सुधार किया जाता है क्रियात्मक अनुसंधान के माध्यम से। प्रश्न नंबर 20 देखेंगे, क्रियात्मक अनुसंधान द्वारा निम्न में से कौन सा कार्य नहीं किया जाता है? समस्याओं का व्यवहारिक अध्ययन करना, समस्याओं का व्यवहारिक समाधान निकालना,
कार्य प्रणाली में सुधार लाना और ज्ञान के क्षेत्र में नवीन योगदान देना। तो मित्रों यहाँ पर जो चौथा विकल्प है ज्ञान के क्षेत्र में नवीन योगदान देना, ये जो क्रियात्मक अनुसंधान है उसमें नहीं किया जाता, क्योंकि इसमें नवीन योगदान थोड़ी देते हैं, इसमें तो समस्या का समाधान निकालते हैं। और वो नवीन योगदान ज्ञान के क्षेत्र में नहीं देते तो है, लेकिन वो ज्ञान के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। तो आपका चौथा विकल्प यहाँ सही है। प्रश्न नंबर 21 देखेंगे मित्रों, क्रियात्मक अनुसंधान का सर्वप्रथम सूत्रपात किस देश में हुआ? भारत, रूस, इटली और अमेरिका। तो साथियों सबसे पहले ये अमेरिका में आया था। चौथा विकल्प यहाँ पर आपका सही है। प्रश्न नंबर 22, क्रियात्मक अनुसंधान को शिक्षा जगत में स्थायी रूप से प्रतिष्ठित किया? ब्लेयर, लेविन, कोलियर और स्टीफन एम कोरे। तो मित्रों स्थायी रूप से शिक्षा में प्रतिष्ठित करने का कार्य स्टीफन एम कोरे के द्वारा किया गया, इसलिए तो इनको जनक कहा जाता है। और शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कोलियर ने किया था मित्रों। प्रश्न नंबर 23, क्रियात्मक शोध की रूपरेखा होती है लचीली, नमनीय, कठोर और सरल। तो मित्रों जो क्रियात्मक शोध या अनुसंधान किया जाता है उसकी रूपरेखा लचीली होती है। लचीली मतलब उनमें बदलाव किया जा सकता है। नेक्स्ट 24 प्रश्न है, क्रियात्मक अनुसंधान संबंधित है शिक्षक से, शिक्षार्थी से, विद्यालय से और उपरोक्त सभी से। तो देखिए मित्रों क्रियात्मक अनुसंधान शिक्षक से भी संबंधित होता है, शिक्षार्थी से भी होता है, विद्यालय से भी होता है और उपरोक्त सभी से। इसलिए आपका कौन सा विकल्प सही है यहाँ पर? विकल्प नंबर 4 सही रहेगा। प्रश्न नंबर 25, एंडरसन के अनुसार क्रियात्मक अनुसंधान के सोपान कितने हैं? 4, 3, 5 और 7। तो यहाँ पर देखिए मित्रों यहाँ पर आपका चौथा विकल्प सही रहेगा। और अगर क्वेश्चन यूँ आ जाए कि एंडरसन शब्द हटा दिया जाए और विकल्प में अगर आपके 6 है तो फिर 6 सोपान आपके राइट माने जाएंगे। याद रखना इस चीज़ को भी। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 26, क्रियात्मक अनुसंधान शिक्षा जगत में कब प्रतिष्ठित हुआ? 48, 53, 45 और 55। 1900 आगे लगा लेना। तो साथियों राइट आंसर है 1953 में क्रियात्मक अनुसंधान शिक्षा जगत में प्रतिष्ठित हुआ था। आपका दूसरा विकल्प यहाँ सही है। प्रश्न नंबर 27, क्रियात्मक अनुसंधान से हल की जा सकती है पर्यावरण प्रदूषण की समस्या, समाज की बुराइयां, बालक में झगड़े की समस्या और उपरोक्त सभी। तो साथियों यहाँ पर समाज की बुराइयां तो सामाजिक आ गया, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या सामाजिक आ गया, लेकिन बालक में झगड़े की समस्या ये विद्यालय से संबंधित एक प्रक्रिया है। तो आपका तीसरा विकल्प यहाँ पर सही रहेगा। 28 प्रश्न देखेंगे, विद्यालय में क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किया जा सकता है शिक्षण विधियों व प्रविधियों में सुधार हेतु, विद्यार्थियों में अध्ययन के प्रति रुचि विकसित करने हेतु, विद्यालय में अनुशासन से संबंधित समस्याओं के सुधार हेतु और उपरोक्त सभी। तो साथियों यहाँ पर चौथा विकल्प सही रहेगा, क्योंकि सभी चीज़ें विद्यालय और विद्यार्थी और शिक्षक से संबंधित है। तो आपका चौथा विकल्प यहाँ सही है। प्रश्न नंबर 29, क्रियात्मक अनुसंधान का अंतिम सोपान है समस्या का चयन, तथ्यों का संग्रह, दूसरों को परिणामों की सूचना देना और योजना का क्रियान्वयन। तो साथियों राइट आंसर है दूसरों को परिणामों की जानकारी, सूचना या जानकारी देना। अगर ये विकल्प में नहीं हो तो आपको विकल्प नंबर देखिए एक विकल्प आएगा निष्कर्षों की जांच करना, फिर वो सही माना जाएगा। नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न देखने से पहले छोटा सा निवेदन, वीडियो को लाइक कर देना अच्छा लगे तो, और चैनल पर अगर फ़ायदा मिलता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आप वीडियो देखते हो चले जाते हो सब्सक्राइब करना भूल जाते हो, इसलिए मेरा याद दिलाना एक फ़र्ज होता है, मैं फ़र्ज मानता हूँ इसको अपना। आप अगर अपना फ़र्ज मानते हो तो सब्सक्राइब करके जाना। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कितने प्रश्न सही हुए हैं, टेस्ट आपको कैसा लगा। और अंतिम प्रश्न देखेंगे, किसी प्रश्न पर डाउट हो तो भी कमेंट करें, मैं जवाब जरूर दूंगा। क्रियात्मक अनुसंधान किस मनोविज्ञान की उपज है? मानव मनोविज्ञान, असामान्य मनोविज्ञान, सामाजिक मनोविज्ञान और इनमें से कोई नहीं। तो साथियों क्रियात्मक अनुसंधान सामाजिक मनोविज्ञान की उपज मानी जाती है। तीसरा विकल्प सही है। मित्रों ये आज का टेस्ट पूरा